कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र और उसमें चैप्टर नंबर 4 है आपका बैंकिंग और मौद्रिक नीति। तो बैंकिंग और मौद्रिक नीति में हम भारत की जो मध्यस्थ बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी समझ रहे थे। आरबीआई के द्वारा बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, तो जिसमें कुछ सीधे सीधे मुद्रा से संबंधित होते हैं और कुछ कार्य गैर मुद्राकीय होते हैं। उन कार्यों को हमने विस्तार पूर्वक समझा था। आरबीआई मौद्रिक नीति बनाती है, यानी कि मुद्रा संबंधित नीति बनाती है। तो वो मुद्रा संबंधित नीति के अंदर हम उसके साधन देख रहे थे। तो मुख्य 2 साधन थे, परिमाणात्मक साधन और दूसरा गुणात्मक साधन। परिमाणात्मक साधन का अर्थ मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के साधन के जो अर्थतंत्र को एक समान प्रभावित करते हैं, जिसमें हमने पहला पॉइंट देखा था बैंक दर, कि जो दीर्घकालीन समय के लिए होता है। अब वो दीर्घकालीन समय के लिए होता है, उसे अल्प समय में बदल नहीं सकते हैं, तो जिसके कारण यह आपका दूसरा पॉइंट रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट इसे बनाया गया, जो अल्प समय में उपयोगी होता है। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में जब व्यापारिक बैंकों को अल्प समय के लिए यानी कि 1 दिन, 7 दिन, 15 दिन, जितने कम समय के लिए मुद्रा की आवश्यकता होती है, तो वो इतने समय के लिए आरबीआई के पास से मुद्रा लेती है। और आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन व्यापारिक बैंकों को मुद्रा प्रदान करती है और जिस दर पर यानी कि जिस रेट पर मुद्रा देती है उसे रेपो रेट कहते हैं। इस प्रकार रेपो रेट क्या है? तो ये व्यापारिक बैंकों को अल्प समय के लिए आरबीआई मुद्रा देती है और बदले में उनसे जिस दर पर देगी उसे रेपो रेट कहते हैं। इसी प्रकार जब मुद्रास्फीति के समय में आरबीआई रेपो रेट का दर बढ़ा देती है, तो व्यापारिक बैंकें कम ऋण लेती हैं। पहले भी हमने देखा था कि जैसे दर बढ़ता है वैसे व्यापारिक बैंकों को ऋण लेना महंगा पड़ता है, तो व्यापारिक बैंकें ऋण कम लेती हैं और आम प्रजा को भी जो वो ऋण लेने बैंक में जाते हैं तो उन्हें भी अधिक दर पर ऋण प्राप्त होता है। तो आम प्रजा भी इस समय में मुद्रास्फीति के समय में ऋण लेने से बचते हैं, ऋण लेने से कतराते हैं। तो ये कब उपयोगी होता है? जब मुद्रा की पूर्ति अर्थतंत्र में बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसे कम करना होगा। तो इस प्रकार आरबीआई जो बैंक रेपो रेट का दर है उसे बढ़ा देगी और इसका उल्टा मंदी के समय में करेगी। मंदी के समय में आरबीआई रेपो रेट का दर कम कर देती है, कम कर देगी। व्यापारिक बैंक अधिक से अधिक ऋण लेते हैं, आम प्रजा को अधिक से अधिक ऋण देते हैं, तो मुद्रा की पूर्ति अर्थतंत्र में बढ़ने लगती है, तो मंदी दूर होती है। तो ये हो गया रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट क्या है? तो जिस प्रकार व्यापारिक बैंकों को मुद्रा की आवश्यकता होती है और वो आरबीआई के पास से लेती है, उसी प्रकार कभी कभी आरबीआई को भी मुद्रा की आवश्यकता होती है, तो वो व्यापारिक बैंकों के पास से ऋण लेती है। तो जब आरबीआई व्यापारिक बैंकों के पास से ऋण लेती है अल्प समय के लिए, ये याद रखना है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये अल्प समय के लिए होता है। तो जब आरबीआई अल्प समय के लिए या अल्पकाल के लिए व्यापारिक बैंकों के पास से ऋण लेती है तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। रिवर्स रेपो रेट जब अधिक होगा तब व्यापारिक बैंकें आरबीआई को लोन देने के लिए अधिक आकर्षित होती हैं। यानी जो रेपो रेट में था उसका उल्टा रिवर्स रेपो रेट में होता है कि जब रेपो रेट का दर अधिक हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट का, तो व्यापारिक बैंकें आरबीआई को ऋण देने के लिए आगे आती हैं कि उन्हें अधिक दर यानी कि अधिक ब्याज प्राप्त होगा और ऐसी परिस्थिति में वो आम प्रजा को ऋण कम देते हैं। तो मुद्रास्फीति के समय ये उपयोगी होता है और इसका उल्टा मंदी के समय में किया जाता है। यहाँ पे आपकी किताब में पिछले कुछ वर्षों में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के दर को दिया गया है प्रतिशत में।
तो जनवरी 2006 में रेपो रेट कितना प्रतिशत था? 6.50 और रिवर्स रेपो रेट 5.50% था। मार्च 2010 में रेपो रेट 5% था और रिवर्स रेपो रेट 3.50% था। उसके बाद अगस्त 2016 में रेपो रेट 6.5% और रिवर्स रेपो रेट 6% हो गया था। और ये कहाँ से जानकारी प्राप्त हुई है? तो ये आरबीआई के वेबसाइट पर से जानकारी ली गई है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है संकट के समय में स्थिरता लाने की व्यवस्था। तो संकट के समय में ये एक विशिष्ट प्रकार की व्यवस्था होती है। जब किसी प्रकार की मुद्रा की संकट उपस्थित होती है, कमी उपस्थित होती है, तो व्यापारिक बैंकें आरबीआई के पास से जो सरकारी जामीनगिरी सिक्योरिटीज होती हैं उनको गिरवी रख करके और उसके बदले में ऋण प्राप्त करती हैं। और ये जो दर पे ऋण प्राप्त करेंगी तो ये संकट की परिस्थिति होती है। तो ऐसी परिस्थिति में जो बैंक दर है, जो रेपो रेट का दर है, उन दरों से ये दर अधिक होता है। उसके बाद नकद रक्षित कोष के अनुपात या प्रमाण में परिवर्तन, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो CRR, ये फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इसका पूरा नाम भी पूछा जाता है कि नकद रक्षित कोष या CRR का फुल फॉर्म बताइए। तो या तो आप हिंदी में लिख सकते हैं नकद रक्षित कोष या फिर कैश रिजर्व रेशियो। तो ये नकद रक्षित कोष क्या है? तो इसके अंदर आरबीआई ने जो उसकी 1934 की धारा है उसमें उसने निश्चित कर दिया है कि जितनी भी व्यापारिक बैंकें हैं उन प्रत्येक व्यापारिक बैंकों को उनके यहाँ जितनी भी जमा राशि होगी, यानी कि कोई भी बैंक है उसमें जितने भी पैसे जमा है, जितनी भी पूंजी जमा है, उसका कुछ प्रतिशत आरबीआई के पास नकद रक्षित कोष के रूप में जमा करना होता है। शुरुआत के वर्षों में ये प्रमाण चालू खाते की जमा राशि का 5% था और दीर्घकालीन जमा राशि का 2% जितना निश्चित हुआ था। 1962 के बाद कुल जमा राशि का 3% से 15% के बीच CRR यानी कि नकद रक्षित कोष रखना निश्चित किया गया और आरबीआई समय के अनुसार इसे प्रतिशत को बदलता रहता है। आरबीआई को जिस प्रकार अर्थतंत्र की स्थिति लगती है उसके अनुसार वो ये नकद रक्षित कोष यानी कि CRR का प्रमाण बदलता रहता है कि व्यापारिक बैंकों को उनके खाते में, उनके बैंक में जितने भी पैसे हैं, पूंजी है, उसका कितना रकम आरबीआई के पास रखना है। तो ये CRR का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग व्यवस्था के पास पर्याप्त मात्रा में नकद मुद्रा रहे, ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि नकद रक्षित कोष क्यों रखा जाता है, कुछ प्रतिशत क्यों अलग से रखे जाते हैं, पूरा का पूरा इन्वेस्ट क्यों नहीं किया जाता है। तो क्योंकि कभी भी ग्राहक अपनी पूंजी वापस लेने के लिए बैंक में आते हैं, कुछ ग्राहकों को अगर ऐसा लगेगा कि बैंक बंद होने वाली है, घाटे में जाने वाली है, तो वो दूसरे दिन ही सारी पूंजी अपने लेने आते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बैंकों के पास नकद प्रमाण में पूंजी होना आवश्यक रहता है कि जब ग्राहकों को ज़रूरत हो तो उतने प्रमाण में वो पूंजी वहाँ पे उपलब्ध हो। तो इसलिए आरबीआई ने ये निश्चित किया है कि जितना प्रतिशत वो निश्चित करते हैं उतना रकम नकद उन आरबीआई में रिजर्व रखना होता है। उसके बाद ये साधन मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग होता है। CRR बढ़ेगा तो बैंकों के पास साख सर्जन करने के लिए कम मुद्रा रहती है कि अगर ये नकद रक्षित कोष प्रतिशत आरबीआई बढ़ा देती है तो अधिक से अधिक नकद व्यापारिक बैंकें क्या करेंगी, आरबीआई के पास उन्हें रखना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में प्रजा को व्यापारिक बैंकें कम ऋण देंगी और अर्थतंत्र में मुद्रा की कमी होती है, तो मुद्रास्फीति वो कंट्रोल में आती है। और इसका उल्टा मंदी के समय में किया जाता है। मंदी के समय में CRR कम रखा जाता है, उसका प्रतिशत आरबीआई कम रखती है। उसके बाद पांचवा पॉइंट है आपका वैधानिक तरलता का प्रमाण, यानी कि SLR। तो जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसके अनुसार व्यापारिक बैंकों को CRR के अतिरिक्त अपनी कुल जमा राशि का 25% जितना मूल्य नकद, सोना, सरकारी सिक्योरिटी इत्यादि के स्वरूप में रखना आवश्यक होता है।
CRR का प्रतिशत अलग होता है, वो नकद रखना जरूरी होता है, RBI के पास उतनी रकम गिरवी रखनी जरूरी होती है। और ये SLR 25% जितना कहा गया है कि या तो व्यापारिक बैंकें उतना नकद रखेंगी, या तो उतना सोना रखेंगी, या फिर सरकारी सिक्योरिटी के रूप में रखती हैं, तो उसे वैधानिक तरलता कहते हैं। जब SLR ऊंचा होगा तो बैंकों की जमा राशि का अधिकांश प्रमाण सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश होता है, यानी कि सरकार के पास उतने अधिक पूंजी आती है। इससे क्या होगा, सरकार अधिक से अधिक अर्थतंत्र में निवेश करती है और देश की प्रगति निश्चित होती है, देश का अर्थतंत्र ऊंचा आता है। तो इस प्रकार वैधानिक तरलता का प्रमाण, जिसमें नकद, सोना या फिर सरकारी सिक्योरिटी में रखना आवश्यक होता है। उसके बाद छठा पॉइंट आपका आता है खुले बाजार की क्रियाएं, जिसमें RBI जो सरकारी प्रतिभूतियां यानी कि बॉन्ड हैं, सरकारी सिक्योरिटीज़ होती हैं, डिबेंचर्स होते हैं सरकारी, तो वो सबको खुले मार्केट में बेचते हैं, जिससे जो व्यापारिक बैंकों के अलावा बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो इसमें निवेश कर सकें। उसके बाद सातवां पॉइंट आपका आता है RBI के हिसाब में मुद्रा की वृद्धि व कमी के प्रमाण को अस्थिरता से मुक्त करने हेतु नीति, यानी कि RBI के हिसाब से जो अर्थतंत्र में मुद्रा की वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, उसकी अस्थिरता उत्पन्न हो रही है, तो इससे किस प्रकार मुक्त किया जाए हमारे अर्थतंत्र को, उसकी नीति RBI बनाती है। तो जब देश में अधिक प्रमाण में विदेशी मुद्रा आए या देश के बाहर जाए, तब RBI के मुद्रा भंडार के खाते में वृद्धि कमी होने से उसका हिसाब किताब असंतुलित हो जाता है। किसी वर्ष अधिक निर्यात हो रहा है, अधिक आयात हो रहा है, अधिक पूंजी हमारे देश के बाहर जा रही है, तो कभी अधिक विदेशी पूंजी देश में आ रही है, तो ये आवक और जावक का जो खाता होगा वो हिसाब किताब असंतुलित RBI का हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में RBI क्या करेगी उसे नियंत्रित करने के लिए, तो जितने भी शेष या फिर घाटे का जो रकम होगा उतनी सरकारी प्रतिभूति यानी कि जो जामीनगिरियां हैं वो हमने अभी इसके पहले का पॉइंट देखा था कि खुले बाजार में विक्रय करने के लिए रखती हैं, जिससे हिसाब का संतुलन बना रहे, यानी कि जो व्यापारी वर्ग हैं वो भी इसमें आकर के पैसे अपने इन्वेस्ट करें, इसमें निवेश कर सके। तो इस प्रकार RBI अपना हिसाब किताब संतुलित करती है। तो यहाँ ये आपके परिमाणात्मक साधन पूरे होते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आता है गुणात्मक साधन, जिसे हम अगले वीडियो में समझेंगे।